ओके। वेलकम आप सभी का। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। और प्रोक्रेटिक सिस्टम्स को अपन डिस्कस कर रहे थे, और प्रोक्रेटिक सिस्टम्स के काफ़ी सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए थे। तो उसी सीरीज में आज हम नेक्स्ट पॉइंट्स को इंक्लूड कर रहे हैं। तो एक तो प्रोकैरियोट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये चीज़ें आपके काम आनी है, और दूसरा जो हमारा सेक्शन साइटोलॉजी का होता है ना, उसके रिगार्डिंग भी ये चीज़ें आपको कवर करेंगी। तो राइबोसोम्स सिंपली तो देखिए कि जैसे दो तीन बातें ही ध्यान में रखनी होती हैं कि एक तो ये पार्टिकल्स हैं, दे आर पार्टिकल्स। पार्टिकल्स का मतलब ये कोई ऑर्गेनली नहीं होते ना, नॉट ऑर्गेनली। कारण क्या है कि नो मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं है। ठीक है। फिर पार्टिकल की बात की जाए तो इनका जो कंपोजिशन होता है, राइबोसोम का जो कंपोजिशन होता है, उसमें दो चीज़ें होती हैं। एक होता है राइबोसोमल आरएनए, आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए की चेन्स, और दूसरा कंपोनेंट होता है प्रोटीन। तो राइबोसोम जब भी हम चाहे प्रोकैरियोट की बात करेंगे या यूकैरियोट की बात करेंगे, तो वो एक मिक्सअप होता है, कॉम्प्लेक्स होता है ना, दो चीज़ों का कॉम्प्लेक्स है। इट इज ए कॉम्प्लेक्स ऑफ आरआरएनए एंड प्रोटीन। तो क्योंकि ये दो चीज़ों का मिक्सअप है ना, कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स ऑफ आरआरएनए एंड प्रोटीन, तो इसके लिए एक अलग से नाम भी होता है, राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन। शॉर्ट में हम इनको RNP भी बोल सकते हैं, राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन। तो राइबोसोम्स एक्चुअल में राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन होती हैं, और कंपोनेंट वाइज इनमें दो चीज़ें होती हैं, राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन, जो यूनिट्स हैं वो इसको मिल करके इसका कंपोजिशन बनाती है। ठीक है। अगर हम प्रोकैरियोट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो प्रोकैरियोट्स के अंदर भी इसका जो लोकेशन होता है, लोकेशन है वो साइटोप्लाज्म ही होता है, क्योंकि प्रोकैरियोट्स में कोई ऑर्गेनेली नहीं होता है ना, तो सिंथेसिस भी साइटोप्लाज्म में ही होता है। राइबोसोम का जो निर्माण होता है ना, वो भी साइटोप्लाज्म में ही होता है, और इनका जो फंक्शन है कि प्रोटीन सिंथेसिस, ये भी साइटोप्लाज्म में ही होता है। दूसरी साइड से अगर हम यूकैरियोट्स को एक बार यहाँ पे कंपेयर करें, तो यूकैरियोट्स के अंदर भी जो लोकेशन है वो हमें साइटोप्लाज्म में ही मिलनी है, कि राइबोसोम साइटोप्लाज्म में भी पाए जाते हैं। साइटोप्लाज्म के अंदर अलावा अगर हम बात करें तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स, माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में भी पाए जाते हैं, और इसी प्रकार से जो क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में भी पाए जाते हैं, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में। तो यूकैरियोट्स में तीन जगह है, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स और क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रोमा। प्रोकैरियोट्स में क्योंकि ऑर्गेनेली है ही नहीं, तो ओनली साइटोप्लाज्म का ही ऑप्शन होता है। सिंथेसिस की बात की जाए तो सिंथेसिस जो होता है यूकैरियोट्स के अंदर, यूकैरियोट्स के अंदर राइबोसोम्स का जो सिंथेसिस होता है ना, सिंथेसिस तो साइटोप्लाज्म में ही होता है। बट एक छोटा सा पॉइंट आपको ये ध्यान में रखना है कि जो राइबोसोमल आरएनए चेन्स होती हैं, इनका सिंथेसिस
न्यूक्लियस में होता है। न्यूक्लियस में भी एक खास जगह होती है न्यूक्लियोलस, वहाँ होता है। तो आरआरएनए का सिंथेसिस न्यूक्लियोलस में होता है। तो न्यूक्लियस का भी पर्टिकुलर जो एक है स्पेसिफाइड एरिया है न्यूक्लियोलस, केंद्रिका जिसको अपन बोलते हैं, वहाँ पे आरआरएनए की चेन सिंथेसाइज होती है और न्यूक्लियस में से फिर इनको ट्रांसपोर्ट होकर के बाहर आना होता है। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर पोर्स होते हैं जिनको अपन न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, एनपीसी, और एनपीसी से होकर के जो आरआरएनए चेन्स हैं वो बाहर आती हैं। और जो प्रोटीन्स हैं, जो आरएनपी की प्रोटीन्स हैं, वो साइटोप्लाज्म में ही होती हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे राइबोसोम की असेंबली होती है। राइबोसोम असेंबल होते हैं। तो प्रोकैरियोट्स में ये सारा कुछ कि सिंथेसिस की बात करें और फंक्शन की बात करें, सब साइटोप्लाज्म में होगा क्योंकि कंपार्टमेंट होते ही नहीं है। यूकैरियोट्स के अंदर मैटर चेंज हो जाएगा क्योंकि सिंथेसिस या राइबोसोमल आरएनए का जो संश्लेषण है वो न्यूक्लियस में होगा, और न्यूक्लियस में भी आपने कहा कि एक खास जगह है, दिस इज न्यूक्लियोलस। तो न्यूक्लियोलस के अंदर आरएनए की चेन्स बनती है और फिर वहाँ से उनका ट्रांसपोर्ट होकर के वो बाहर आएंगे, बाहर राइबोसोम बनते हैं। फंक्शन इनको यहाँ ही करना होगा ना, यूकैरियोट्स में फंक्शन की बात करेंगे ना, तो यूकैरियोट्स में फंक्शंस साइटोप्लाज्म में करना है। साइटोप्लाज्म के ऊपर साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाए जाते हैं, इसके अलावा क्लोरोप्लास्ट में भी पाए जाते हैं। तो मेन जो साइट है वो तो साइटोप्लाज्म ही है क्योंकि सेल में सबसे बड़ा कंपार्टमेंट और मोस्टली प्रोटीन तो यही बनते हैं, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में भी राइबोसोम है, क्लोरोप्लास्ट में भी राइबोसोम है, लेकिन मेनली साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसके बाद में एक छोटा सा पॉइंट और आप ले सकते हैं कि एक तो होता है राइबोसोम और एक होता है पॉलीराइबोसोम। और पॉलीराइबोसोम को कई बार सिंपली पॉलीसोम भी बोल देते हैं। देखिए क्या होता है कि अकेला जो राइबोसोम होता है, सिंगल राइबोसोम, उसको अपन सिंपल राइबोसोम बोलते हैं। ठीक है, और क्योंकि राइबोसोम का मेन काम प्रोटीन सिंथेसिस है, तो प्रोटीन सिंथेसिस का मतलब वो mRNA चेन्स को यूज़ करते हैं। तो मान लीजिए कोई ये mRNA चेन है 5 प्राइम टू 3 प्राइम mRNA चेन। तो राइबोसोम जब प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं तो mRNA को यूज़ करते हैं। अगर इस mRNA के ऊपर कई सारे राइबोसोम अटैच हों, अगर इस mRNA के ऊपर कई सारे राइबोसोम अटैच हों, तो इन्होंने सबने प्रोटीन बनाना स्टार्ट कर रखा है। जो पहले जुड़े हुए हैं उन्होंने बड़ी प्रोटीन बना दी है, और जो बाद में जुड़े हैं उन्होंने छोटी प्रोटीन बनानी स्टार्ट की है। तो ये फर्स्ट नंबर पे इसने स्टार्ट किया था, इसने सेकंड नंबर पे स्टार्ट किया था प्रोटीन सिंथेसिस या ट्रांसलेशन, और इसने सबके बाद में स्टार्ट किया क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस के लिए राइबोसोम है वो mRNA को 5 to 3 प्राइम यूज़ करते हैं। तो सिंगल mRNA ना, mRNA तो अकेला हो गया, सिंगल mRNA प्लस उसके ऊपर सेवरल राइबोसोम, सेवरल राइबोसोम, तो इसको हम बोलेंगे पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम। पॉलीसोम
या पॉलीराइबोसोम। जब किसी खास प्रोटीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि ये सब प्रोटीन बन रही ना, तो जब कोई प्रोटीन एक्सेस में नीडेड होती है, एक्सेस नीड ऑफ प्रोटीन, यानी कि कोई प्रोटीन एक्स है, उसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा है या सेल को बार बार वो प्रोटीन काम में लेनी है, तो वो प्रोटीन ज़्यादा बनानी होती है। तो एक्सेस नीड जब होती है, यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में कोई खास प्रोटीन बनानी होती है, तो काफ़ी सारे राइबोसोम एक ही एमआरएनए को लगातार यूज़ करते रहते हैं, तो पॉलीसोम की फॉर्मेशन होती है, पॉलीसोम। ठीक है, हमारे जीनोम के अंदर भी कुछ ऐसे कंपोनेंट हैं जैसे यूक्रोमेटिन, हेटेरोक्रोमेटिन। ठीक है ना, यूक्रोमेटिन, हेटेरोक्रोमेटिन, ये नाम आपने सुने हैं। यूक्रोमेटिन, हेटेरोक्रोमेटिन। तो जो एक्टिव पार्ट है, जहाँ पे जीन एक्सप्रेशन एक्टिवली चल रहा है, वो यूक्रोमेटिन होते हैं, एक्टिव जीन एक्सप्रेशन, एक्टिव जीन एक्सप्रेशन। और जहाँ पे जीन एक्सप्रेशन ऑफ है, जीन एक्सप्रेशन ऑफ, वो हेटेरोक्रोमेटिन भाग है, कंडेंस है वो ज़्यादा। ये हल्का रंग लेते हैं और ये गहरा रंग लेते हैं ना, लाइट स्टैन। जब हम स्टैनिंग करते हैं ना क्रोमोसोम की, तो ये लाइट स्टैन लेते हैं, और हेटेरोक्रोमेटिन डार्क स्टैन लेते हैं। तो जहाँ पे क्रोमोसोम कंडेंस है, खुला हुआ नहीं है, वो हेटेरो है। ठीक है, और जो खुले हुए हैं वो यूक्रोमेटिन है। अब खुले हुए में भी वो जीन है, क्योंकि ये जीन एक्टिव है ना, जीन एक्सप्रेशन चालू है, तो यहाँ पे कुछ ऐसे जीन जिनके प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, बार बार जिनकी प्रोटीन की ज़रूरत होती है ना, उनको हम बोलते हैं हाउस कीपिंग जीन, हाउस कीपिंग जीन। ठीक है, जैसे मान लो कि अपने घर में देखते हैं, तो कुछ सामान तो ऐसा होता है जो कभी कभी ज़रूरत होती है, तो उसको हम इतना खोल के नहीं रखते, और कुछ ऐसा मटेरियल होता है जिसकी हमें बार बार ज़रूरत पड़ती रहती है, तो उनको हम बिल्कुल सामने रखते हैं। तो ऐसे कुछ प्रोटीन ऐसी होती हैं जिनको सेल लगातार यूज़ करती है, तो उनके जीन भी हमेशा खुले रहने चाहिए, उनसे प्रोटीन ज़्यादा बननी चाहिए, तो वहाँ पे पॉलीसोम्स काम करते हैं। और मेनली इनका कनेक्शन किससे जोड़ेंगे, हाउस कीपिंग जीन से, यानी कि जो हाइपर एक्टिव जीन्स होते हैं, हाइपर एक्टिव, या जिनके जीन प्रोडक्ट्स या प्रोटीन्स की अमाउंट काफ़ी ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में जिनकी ज़रूरत होती है, तो वहाँ पे पॉलीसोम्स की फॉर्मेशन हो सकती है। इसके बाद में एक और पॉइंट अपन इसमें यूज़ करते हैं कि जो राइबोसोम्स हैं, जैसे कि हमने कहा कि ये एक कॉम्प्लेक्स होता है, और इस कॉम्प्लेक्स के अंदर दो पार्ट थे, आरआरएनए चेन और प्रोटीन। तो हमने इसको आरएनपी बोल दिया था, लेकिन स्ट्रक्चर वाइज भी इसके दो कंपोनेंट होते हैं, कि जब इसकी असेंबली की बात करें तो इसमें दो इकाइयाँ होती है, एक स्मॉल यूनिट जिसको हम स्मॉल सब यूनिट भी बोल सकते हैं, और दूसरी होती है लार्ज सब यूनिट। अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करें, और साथ में हम यूकैरियोट को भी यहीं पे कंपेयर कर लेते हैं, यूकैरियोट्स। तो प्रोकैरियोट हो या यूकैरियोट, दोनों के राइबोसोम में ही हमें लार्ज सब यूनिट और स्मॉल सब यूनिट ये देखने को मिलेगी, यानी कि सब यूनिट के रूप में जो पार्टीशन है वो दोनों प्रकार के प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सिस्टम में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, प्रोकैरियोटिक जो राइबोसोम्स हैं उनको हम 70S टाइप बोलते हैं, और यूकैरियोट्स वाले को 80S टाइप से डिनोट किया जाता है। तो स्मॉल सब यूनिट यहाँ पे 30S है, और दिस इज़ 50S। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम बात करें तो स्मॉल सब यूनिट यहाँ पे 40S है, और बड़ी वाली सब यूनिट है दैट इज़ 60S।
तो दो इकाइयाँ हैं, एक 30s और 50s, सिमिलरली यहाँ पे 40s और 60s, दोनों को मिला देंगे तो कंप्लीट राइबोसोम बन जाएगा। और उसका सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट या स्वेडबर्ग जो यूनिट होती है उसमें हम रिप्रेजेंट करें तो उनको हम 70s या 80s के रूप में डिनोट कर सकते हैं। एक और पॉइंट जो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो RNA चेन्स हैं वो कौन सी हैं, अगर हम इनका थोड़ा सा इसमें मेंशन करें तो जो 30 सबयूनिट है इसमें जो RNA चेन है दिस इज 16S, और जो बड़ी वाली इकाई है इसके अंदर 23S एंड 5S। ये राइबोसोमल चेन्स है, राइबोसोमल RNA चेन्स है, rRNA चेन्स। तो 30s में केवल एक ही RNA चेन होती है, 50s में 23S एंड 5S, जबकि इसमें ओनली 16S। सिमिलरली अगर हम यूकैरियोट्स की बात करेंगे तो यूकैरियोट्स के अंदर यहाँ मिलेगा आपको 18S, और 60 वाली इकाई के अंदर हमें मिलेंगे 28S, 5.8S और 5S। तो यहाँ का 18S और प्रोकैरियोट्स का 16S एक जैसे ही बिहेव करते हैं, और यहाँ का 20S, 5.8 एंड 5S, ये 3 सबयूनिट मिल करके RNA वाला फ्रैक्शन है। तो ये यहाँ की rRNA चेन्स हैं। इसके बाद में एक पॉइंट आपको यहाँ पे ऐड कर लेना है कि राइबोसोम जो होते हैं उनके दो फॉर्म होते हैं, जब वो इनएक्टिव होते हैं और जब वो एक्टिव होते हैं। इनएक्टिव का मतलब तो ये है कि प्रोटीन सिंथेसिस नहीं कर रहे, नो प्रोटीन सिंथेसिस, और एक्टिव का मतलब है कि वो प्रोटीन सिंथेसिस में भाग ले रहे हैं, यानी कि वो mRNA को यूज़ करके प्रोटीन बना रहे हैं। तो जब प्रोटीन बनाते हैं तो उनकी स्ट्रक्चर कुछ अलग होती है, जब प्रोटीन बनाने में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं तो उनकी स्ट्रक्चर कुछ अलग होती है। इनएक्टिव फॉर्म के अंदर वो सब यूनिट्स में डिवाइड होते हैं, स्मॉल और लार्ज सब यूनिट सेपरेट होती हैं। लार्ज सब यूनिट सेपरेट होते हैं, अलग अलग होते हैं, जुड़ी हुई नहीं होती। और जब एक्टिव कंडीशन की बात की जाए तो राइबोसोम कंप्लीटली असेंबल्ड होता है। मीन्स अगर आप प्रोकैरियोट की बात करेंगे तो यहाँ पे 30 और 50 सेपरेट है, 30S वाली इकाई और 50S वाली इकाई ये सेपरेट है। लेकिन जब काम करने की बात आती है या जब फंक्शनल होता है तो ये जुड़े हुए होते हैं। और अब इसको एक साथ हम 70S से डिनोट कर सकते हैं। तो ये जो इनका चेंज होता है कि सब यूनिट असेंबल होकर के कॉम्प्लेक्स बनाती हैं, और जैसे ही प्रोटीन सिंथेसिस पूरा हो जाता है वापस से डिसोसिएट हो जाती है, वापस डिसोसिएट होकर के स्मॉल सब यूनिट एंड लार्ज सब यूनिट बना देती है। तो ये इनका एसोसिएशन है, ये दोनों इकाइयाँ जुड़ती हैं, और ये डिसोसिएशन है। तो एसोसिएशन और डिसोसिएशन के लिए भी एक चीज़ की जब प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है तो एसोसिएट हो जाती हैं, और जब नहीं होना है तो इकाइयाँ हैं वो डिसोसिएट हो जाती है। लेकिन जब भी प्रोटीन सिंथेसिस करने के लिए उनको एसोसिएट होना होता है तो एक पॉइंट है पर्टिकुलर कि कुछ सेलुलर कंडीशंस हैं वो जिम्मेदार होती है। तो
उसमें आपको ध्यान में रखना है कि दिस इज़ 0.001 मोलर concentration of magnesium plus plus. ठीक है, तो अगर साइटोप्लाज्म के अंदर मैग्नीशियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन 0.00 m है तभी असेंबल हो पाते हैं, अदरवाइज असेंबल नहीं हो पाएंगे। तो जब भी राइबोसोम की इकाइयाँ असेंबल होती हैं तो उनको साइटोप्लाज्म के अंदर मैग्नीशियम आयन के कॉन्सेंट्रेशन की ज़रूरत होती है, और वो कॉन्सेंट्रेशन कितनी होती है? 0.001 मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मैग्नीशियम प्लस प्लस आयन। अगर इससे कम होंगे मैग्नीशियम आयन तो राइबोसोम असेंबल नहीं होते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होती है। ओके, तो ये कुछ बेसिक सी बातें यहाँ पे रही थी। एक बार दोबारा देख लीजिए कि राइबोसोम्स पार्टिकल हैं। कंपोजिशन में आपको ध्यान रखना है कि दो ही चीज़ें होती हैं, एक तो आरएनए की चेन्स होती हैं, दूसरा प्रोटीन्स होते हैं। मिला करके हम इसको राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन या आरएनपी कॉम्प्लेक्स बोल देते हैं। लोकेशन प्रोकैरियोट्स में तो केवल साइटोप्लाज्म ही होना है, यूकैरियोट्स में साइटोप्लाज्म में भी मिलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में भी मिलते हैं और क्लोरोप्लास्ट में भी मिलते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ और आप ऐड कर सकते हैं, उसको भी आप यहीं पे ऐड कर लीजिए कि फ्री राइबोसोम साइटोप्लाज्म में भी हैं। फ्री राइबोसोम एक पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम, ये साइटोप्लाज्म के अंदर इन साइटोप्लाज्म। ठीक है, ऐसे हमारे पास एक और लोकेशन है इनका, दिस इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, और उसके बाद में हम माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट इनको भी ले सकते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो रफ ईआर इसको भी आपको ध्यान रखना है। हालांकि रफ ईआर स्मूथ ईआर से ही बनती है। जो स्मूथ ईआर होती है ना, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके ऊपर राइबोसोम आकर के चिपक जाते हैं और उनके चिपकने से रफ ईआर बन जाती है। तो वो जिन प्रोटीन्स को सेल से बाहर जाना होता है या मेम्ब्रेन में जाना होता है, तो कुछ खास प्रोटीन्स हैं, उनको जब बनना होता है तो राइबोसोम ईआर पे जाके चिपक जाते हैं, तो रफ ईआर बन जाता है ना। तो लोकेशन वाइज हम ध्यान दे सकते हैं कि राइबोसोम फ्री भी हो सकते हैं साइटोप्लाज्म में, पॉलीसोम्स के रूप में भी हो सकते हैं, आरईआर पे भी हो सकते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में भी हो सकते हैं, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में भी हो सकते हैं। यूकैरियोट्स में आपके पास लोकेशन के कई सारे ऑप्शन आ जाएंगे। ठीक है, देन आफ्टर आप देख सकते हैं फंक्शंस वगैरह। मेन फंक्शन प्रोटीन सिंथेसिस का ही रहता है। सिंगल राइबोसोम, पॉलीसोम्स, है ना, ये सब क्यों थे, हाउसकीपिंग जीन्स के साथ में इसको कनेक्ट करना, राइबोसोम की इकाइयाँ कौन सी हैं, प्रो में 30 और 50 का पार्ट है, यूकैरियोट्स के अंदर 40 और 60 का पार्ट है, फिर कौन सी सबयूनिट में कौन सी आरआरएनए चेन पाई जाती है, ये आपको थोड़ा ध्यान देना है। ठीक है, और जब भी उनको असेंबल होना होता है या दोनों इकाइयाँ जुड़ती हैं तो मैग्नीशियम आयन की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो आपको किस प्रकार से ध्यान रखनी होती है कि 0.001 मोलर कॉन्सेंट्रेशन से ज़्यादा अगर मैग्नीशियम प्रेजेंट है बाइवेलेंट कैटायन तो ही असेंबल होते हैं, वरना असेंबल नहीं होते हैं। ठीक है, इसके बाद में देखिए कि एक जनरल सा पॉइंट है, ये एक एक्सपेरिमेंटल एस्पेक्ट हो जाएगा, इसको अपन देखते हैं। जैसे हमने कहा कि प्रोकैरियोट के राइबोसोम है और हमने यहाँ पे सिंपली कहा कि ये 70S टाइप के होते हैं, कि ये 70S टाइप के होते हैं। तो फिर बात आती है कि S क्या होता है, या S हम किसे बोलते हैं, या S का मतलब क्या है ना। तो ये एक यूनिट है,
जैसे हम कहते हैं ना कि 10 किलोग्राम, तो किलोग्राम का मतलब जी एक यूनिट है, जैसे लिख दिया 10 kg, ठीक है। तो के का मतलब तो ये हो गया कि 10 इंटू 10⁻³ है ना। किलो का मतलब तो 10⁻³ होता है, और फिर ग्राम तो वजन है ना, इकाई है वो, ये एक यूनिट है। जैसे अपन मीटर बोलें तो उसमें एम, सेकंड बोलें तो उसमें एस यूनिट है वो। तो यहाँ पर भी एस एक यूनिट है, एस एक यूनिट है। लेकिन इस यूनिट को हम क्या बोलते हैं कि दिस इज कॉल्ड स्वेड वर्ग यूनिट। इसको हम स्वेड वर्ग यूनिट बोलते हैं। और स्वेड वर्ग यूनिट यानी कि 1s, एक स्वेड वर्ग यूनिट का जो मेजर होता है ना, कि एक स्वेड वर्ग यूनिट की वैल्यू कितनी होती है, दिस इज 10⁻⁻13 सेकेंड, 10⁻⁻13 सेकेंड है। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 100 fs। f का मतलब है फेम्टो सेकेंड, दिस इज फेम्टो सेकेंड। फेम्टो का मतलब होता है 10⁻⁻15। तो फेम्टो बोलें तो fs बता देंगे, और एक फेम्टो का मतलब 10⁻⁻15 सेकेंड होता है। तो ये तो 10⁻13 था, तो 10⁻13 को आप फेम्टो में कन्वर्ट करेंगे तो ये 100 आपको इसलिए जोड़ना पड़ा कि 15 और 13 का डिफरेंस है, 10⁻2 100 है ना। तो 1 स्वेड वर्ग यूनिट इज इक्वल टू 1 स्वेड वर्ग यूनिट इज इक्वल टू 10⁻⁻13 सेकेंड और इज इक्वल टू 100 फेम्टो सेकेंड। ठीक है। होता क्या है कि कोई भी मॉलिक्यूल हो तो उस मॉलिक्यूल के पास वेट होता है, ठीक है। तो एक बार ऐसे सोचने की कोशिश करना कि कोई इंडिविजुअल है, वो एक तो अर्थ के ऊपर है और दूसरा वो मून की सरफेस पे है। तो यहाँ उसका वज़न मान लीजिए कि 70 kg है, तो क्या मून पे भी उसका वज़न 70 kg आएगा क्या? अगर धरती पे किसी का वज़न 70 kg है, तो क्या चांद की सतह पे भी वज़न उसका 70 kg आएगा? नहीं। कारण क्या है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का वज़न जो होता है ना, वो डिपेंड करता है ग्रेविटेशनल फोर्स के ऊपर। तो हम जिस सतह पे मेजर करें ना, वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स कितना स्ट्रॉन्ग है। ग्रेविटेशनल फोर्स एक तो जैसे होता है कि ये हमारी धरती है और ये चीज़ों को अपनी तरफ खींचती है, ये चीज़ों को अपनी तरफ खींचती है ना, सेंटर की तरफ खींचती है। तो इसके बीच में कोई भी आएगा और उसके ऊपर फोर्स कितना लग रहा है, तो वो सतह की तरफ मूव करेगा ना, और इसी की वजह से हमें उसका जो भी वेट है वो महसूस होता है, उसको अपन मेजर कर सकते हैं, ठीक है। ये तो एक नेचुरल पार्ट हो जाता है कि हमारी अर्थ के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है और चीज़ें उसके अकॉर्डिंग अपना एक वेट रखती हैं, ठीक है। लेकिन जब हम इंस्ट्रूमेंट वाइज बात करें तो हमारे पास एक सेंट्रीफ्यूज मशीन होती है, और उस सेंट्रीफ्यूज मशीन के अंदर सेंट्रीफ्यूज ट्यूब लगी रहती है। सेंट्रीफ्यूज मशीन के अंदर सेंट्रीफ्यूज ट्यूब लगी रहती है, और इन ट्यूब्स के अंदर अगर हम कोई कंपाउंड को एक सॉल्यूशन में ले लें
और अगर हम इस मशीन को घुमाते हैं, एक मोटर लगा हुआ है यहाँ पे, इसको अपन सेंट्रीफ्यूज मशीन बोल सकते हैं, सेंट्रीफ्यूज मशीन। तो जब ये मशीन घूमेगी तो ये जो ट्यूब्स हैं ये बाहर की तरफ खिसकेंगे, इनमें जो फोर्स लगेगा वो बाहर की तरफ लगेगा। तो जितना स्पीड से हम घुमाएंगे उतना ही फोर्स तेज हो जाएगा। इस फोर्स को हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल यानी कि सेंटर से बाहर की तरफ जो फोर्स लगता है, केंद्र से परिधि की तरफ जो बल लगता है ना, उसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। तो जैसे इधर तो क्या था, इधर तो हमारी अर्थ खींच रही थी तो फोर्स लग रहा था, ठीक है। और अब जानबूझ के हम चीज़ों के धक्का लगा रहे हैं, यानी कि इस ट्यूब के अंदर फोर्स काम कर रहा है, और जो भारी होगा वो पैंदे की तरफ बैठेगा। भारी चीज़ें पैंदे के अंदर बैठने लग जाती हैं, और पैंदे में जो जमा होना होता है ना, उसी को हम सेडिमेंटेशन बोलते हैं। पैंदे में बैठ जाना, जैसे आपने गिलास में पानी भर के उसमें थोड़ी मिट्टी गदली रही थी ना, और आपने उसको स्टैंड बाई कर दिया, तो रात भर गिलास पड़ा था तो मिट्टी नीचे जम जाएगी, तो मिट्टी सेडिमेंट हो गई। तो वो धरती के गुरुत्वाकर्षण बल से जम रहा है, जबकि यहाँ हम जानबूझ के ग्रेविटेशन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्रिएट कर रहे हैं, स्पीड बढ़ा करके हम इसको बढ़ा भी सकते हैं, और फिर हम चीज़ों को पैंदे के अंदर सेटल कर देते हैं। तो दिस इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन। तो कई बार हम इसको सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट भी बोलते हैं। एस के लिए हम स्वेडबर्ग यूनिट भी यूज़ करते हैं, और सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट भी बोलते हैं इसको। सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, ठीक है। तो पैंदे में बैठना या सेडिमेंट होना, उसकी स्पीड है 10⁻³ सेकेंड। 1 स्वेडबर्ग इज इक्वल टू 10⁻³ सेकेंड के अंदर वो इसको रिप्रेजेंट करता है कि इतने कम टाइम के अंदर जो मूवमेंट होता है ना, उसके लिए 1 स्वेडबर्ग यूनिट ऐसे बोला जा सकता है, ठीक है। तो ये जो हमारा सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट या फोर्स की वजह से, ये तो नेचुरल है, ये आर्टिफिशियल है। तो ये तो हम जानबूझ के चीज़ों को जल्दी जमाना चाहते हैं, पैंदे में इकट्ठा करना चाहते हैं, सेडिमेंट प्राप्त करना चाहते हैं, तो हम सेंट्रीफ्यूज मशीन का यूज़ करने लग जाते हैं। तो जब सेंट्रीफ्यूज मशीन को हम रोटेट करते हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है, और इस फोर्स को हम जी से डिनोट करते हैं। फोर्स को हम ग्रेविटेशनल फोर्स या जी से डिनोट कर सकते हैं। और अगर हम बात करें कि 1 जी की वैल्यू क्या, ये ग्राम नहीं है ना, ग्राम में भी हम जी बोलते हैं ना, तो वो ग्राम नहीं है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो क्रिएट हो रहा है, ये जो फोर्स क्रिएट हो रहा है ना, उसकी बात कर रहे हैं। तो 1 जी इज इक्वल टू होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि आपने कहा कि हमारा जो राइबोसोम है उसमें मान लो कि एक आरएनए चेन है, दिस इज 60S आरएनए चेन, 60S आरएनए चेन। तो राइबोसोमल आरएनए और राइबोसोमल आरएनए चेन की बात कर रहे हैं हम, इसके ऊपर न्यूक्लियोटाइड्स लगे हुए हैं, और इस चैन को हम इसी प्रकार से हमारा जो सेंट्रीफ्यूज मशीन है उसकी सेंट्रीफ्यूगेशन ट्यूब में ले रखा है, सॉल्यूशन में उसको डाल रखा है हमने, फिर उसको हम सेंट्रीफ्यूज करा रहे हैं। और हमने जिस चैन को सेंट्रीफ्यूज किया, हमने जिस आरएनए की चैन को सेंट्रीफ्यूज किया, उसके लिए हमें वैल्यू प्राप्त हो रही है 26। तो 26 का मतलब यहाँ पे हमें किस प्रकार से लेना है, या हमारा जो सारा मैटर है वो उसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो 26S का मतलब ये हो जाएगा, 26S इज इक्वल टू 26 इंटू 10⁻³ सेकेंड, कि हमने 1 स्वेडबर्ग यूनिट के अंदर 10⁻13 सेकेंड होते हैं ना, तो हमने उसको उस प्रकार से यूज़ कर दिया।
या हम इसको और क्या बता सकते हैं, या इसका दूसरा मतलब क्या निकलता है कि अगर आप स्पीड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, फोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, तो ये हम बता सकते हैं कि 26 इंटू 10⁻⁻6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब इसमें देखो इतना सा चेंज हो गया कि यहाँ पे तो था 10⁻−13 और ये हो गया 10⁻−6। तो 10⁻−13 से -13 से वैल्यू हमारी कहाँ चलेगी, 10⁻⁻7। इसका मतलब यहाँ पे कितने का अंतर हो गया, -6 है ना, ये -13 था और -6 है, तो अंतर कितना हो गया, 10⁻⁻7 का। ठीक है, तो 10�7 का जो अंतर है, कि -6 वाला बड़ा है और -13 वाला छोटा है, और ये उसका 7वां हिस्सा है ना, 10⁻, नहीं 10⁻, 7वां हिस्सा है ना, एक के आगे आप 7 जीरो लगा देंगे, उतना हिस्सा हो जाएगा। और ये एक्चुअल में हम क्या लेकर आ गए यार, 10⁻−7 आपको ये बताता है कि 10�7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि अगर हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स या जी की वैल्यू इतनी होती है, ठीक है ना, जी की वैल्यू को तो हम चेंज कर सकते हैं मशीन को रोटेट करके, कि हाई स्पीड के ऊपर ले जाएंगे तो जी की वैल्यू और बढ़ जाएगी। तो कौन सी हमने ग्रेविटेशनल फोर्स या सेंट्रीफ्यूज मशीन के अंदर जी की वैल्यू क्या रखी है, उस जी की वैल्यू के अकॉर्डिंग हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो स्वेडवर्ग यूनिट, ठीक है, या तो आप उसको 10⁻⁻13 सेकेंड इस प्रकार से बताएं, या आप उसको जी में बताना चाहते हैं, दिस विल बी 26 इंटू 10⁻⁻6। तो ऐसा इसका मतलब आपने इसको जी में रिप्रेजेंट कर दिया, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो आप 26 है इसको ऐसे भी बता सकते हैं, ऐसे भी बता सकते हैं। दोनों में कनेक्शन क्या है ये हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए, यूनिट का मैटर क्या है, यूनिट किसके बराबर होती है और किस प्रकार से हम इनको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में राइबोसोम की स्ट्रक्चर से जुड़े हुए कुछ और पॉइंट्स हम ले सकते हैं। राइबोसोम स्ट्रक्चर से जुड़े हुए मॉडल्स फॉर राइबोसोम स्ट्रक्चर। कुछ डायरेक्टली बातें आपको ध्यान रखनी है, इसमें दो मॉडल हमारे पास हैं, एक है स्टॉफलर एंड विटमान्स मॉडल। स्टॉफलर एंड विटमान्स मॉडल, और इस मॉडल को हम क्यूएससी का मतलब हाफ होता है, क्यूएससी सिमेट्रिकल मॉडल भी बोलते हैं, क्यूएससी सिमेट्रिकल मॉडल। क्यूएससी का मतलब होता है हाफ, मीन्स जो कंप्लीट राइबोसोम होगा उस कंप्लीट राइबोसोम में आधा हिस्सा सिमेट्रिक होता है। इस मॉडल के अकॉर्डिंग कंप्लीट राइबोसोम में हाफ भाग सममिति दर्शाता है।
पूरे राइबोसोम में से आधा सिमेट्रिक होता है ना, दिस इज हाफ या क्वासी सिमेट्रिकल मॉडल। तो क्वासी सिमेट्रिकल मॉडल, नाम तो समझ में क्वासी से आ जाएगा कि मैटर हाफ सिमेट्री का है, लेकिन ये स्टॉफलर और विटमान मॉडल के रूप में जाना जाता है। ठीक है, ईयर वाइज दिस इज 1977। ऐसे जो दूसरा मॉडल है दिस इज लैक्स मॉडल। एक साल बाद का ही है और ये कम्प्लीटली एसिमेट्रिक मॉडल है, कंप्लीट एसिमेट्री मॉडल। इसके अकॉर्डिंग राइबोसोम का कोई भी भाग किसी भी प्रकार की कोई सिमेट्री नहीं दर्शाता है, यानी कि राइबोसोम में किसी भी प्रकार की सममिति नहीं पाई जाती है। तो एक मॉडल ये बताता है कि हाफ सिमेट्री है और एक कहता है कि कंप्लीट एसिमेट्री है। तो लैक्स मॉडल एसिमेट्री को बताता है और स्टॉफलर विटमान मॉडल है वो क्वासी सिमेट्री को बताता है। ठीक है, हालांकि बाकी और डिटेल स्ट्रक्चर से तो हमें कोई ज़्यादा इश्यू नहीं रहेगा यहाँ पे। यहाँ तक कोई इश्यू हो, कोई डाउट वगैरह हो आपके साथ? ठीक है, इसके बाद में एक पॉइंट नेक्स्ट अपन कवर करते हैं इसके अंदर, दैट इज जेनेटिक मटेरियल। प्रोकैरियोटिक सिस्टम्स के अंदर या बैक्टीरियल सिस्टम्स के अंदर जेनेटिक मटेरियल जो होता है, अगर हम एक बैक्टीरिया की बात करें तो जेनेटिक मटेरियल होता है एच डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल, और इसकी एक ही कॉपी होती है, मेनली इसकी एक ही कॉपी होती है, सिंगल डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल। ठीक है, और ये जो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए डबल स्ट्रैंडेड जो सिंगल मॉलिक्यूल है ये मेनली होता है सर्कुलर। सर्कुलर फॉर्म। ठीक है, जैसे हमने बैक्टीरिया लिया, तो इस बैक्टीरिया में एक ही डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल होगा, सिंगल डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल संख्या में एक है, सैप में सर्कुलर है, नेचर वाइज डबल स्ट्रैंडेड है और डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है। तो सिंगल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल, और ये अटैच रहता है, अटैच्ड विथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच रहता है, जैसे यहाँ पे अटैच है, इस पार्ट में ये अटैचमेंट है, इस सरफेस के साथ में अटैच है, और
बैक्टीरियल क्रोमोसोम का, हालांकि इसको क्रोमोसोम नहीं बोलना चाहिए, बैक्टीरिया का जो डीएनए है, इस डीएनए का वो भाग जो मेम्ब्रेन से जुड़ा रहता है, जो मेम्ब्रेन से जुड़ा रहता है, उसको हम बोलते हैं ORI, origin of replication, origin of replication। तो origin of replication जिसको हम ORI साइट भी बोलते हैं, ORI साइट, तो मेनली बैक्टीरिया का जो डीएनए है उसमें एक ही ORI साइट होती है, सिंगल ORI साइट। तो एक सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल होता है, उसमें एक ही ORI साइट होती है, यानी कि इसमें रेप्लिकेशन एक ही जगह से स्टार्ट होता है, यहीं से स्टार्ट होता है और दोनों साइड्स में रेप्लिकेशन मूव करता है। तो बाई डायरेक्शनल रेप्लिकेशन जो होता है ना, उसको आप यहाँ से जोड़ सकते हैं, बाई डायरेक्शनल डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है, लेकिन एक्सेप्शन में आपको ध्यान रखना है कि वन इज सल्फोबोलस, सल्फोबोलस। तो ये सल्फर रिच हैबिटाट्स में मिलने वाला एक आर्किया है, इसके अंदर ORI की संख्या 4 होती है, 4 ORI। तो एक्सट्रीम हैबिटाट में मिलता है। आर्किया अपने आप में खास होते हैं क्योंकि वो एक्सट्रीम हैबिटाट कंडीशंस के अंदर पाए जाते हैं, तो वहाँ पे हमें फिर भी एक से ज़्यादा ORI मिल सकते हैं। अगर हम यूकैरियोट्स की बात करें, यूकैरियोट्स की बात करें तो यूकैरियोट्स का जो सिंगल क्रोमोसोम होता है, सिंगल क्रोमोसोम, उस सिंगल क्रोमोसोम के पास सेवरल ORI होते हैं। तो वहाँ एक क्रोमोसोम के पास कई सारे ORI होते हैं और बैक्टीरिया के पास पूरे जीनोम में एक ही ORI होता है। जैसे आप क्रोमोसोम को दिखाएं, तो उसमें काफ़ी सारे ORI हैं, सेवरल ORI, और हर ORI से बाई डायरेक्शनल डीएनए रेप्लिकेशन होता है। तो यूकैरियोट्स में क्रोमोसोम के रूप में मिलेगा जेनेटिक मटेरियल, और प्रोकैरियोट्स के अंदर क्या होता है कि जब हम बात करें कि जो डीएनए है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए, उससे बनता है न्यूक्लियोसोम, और न्यूक्लियोसोम से बाद में बनता है सोलेनॉइड, सोलेनॉइड से बनता है सुपर सोलेनॉइड, और फिर वो कंडेंस होकर के बनाते हैं क्रोमोसोम। तो जब न्यूक्लियोइड बनता है ना, सॉरी न्यूक्लियोसोम बनता है, तो डीएनए स्ट्रैंड है वो एक ऑक्टामर के बाहर आकर के लिपट जाते हैं, और ये ऑक्टामर हिस्टोन ऑक्टामर होते हैं, हिस्टोन। और हिस्टोन होने पे ही यहाँ पे H1 हिस्टोन होता है, ऑक्टामर होता है, तभी आगे सोलेनॉइड, सुपर सोलेनॉइड ये सब बन पाते हैं। यानी कि ये कंडेंसिंग होते है, एक प्रकार की पैकिंग है कि डीएनए जो डबल स्टैंडर्ड है वो क्रोमोसोम के रूप में पैक हो जाता है। दिस इज पैकेजिंग और कंडेंसिंग, कंडेंसेशन एक प्रकार कंडेंसिंग। तो विदाउट हिस्टोन कंडेंस नहीं हो सकता या क्रोमोसोम फॉर्मेशन नहीं हो सकता। तो अगर डबल स्टैंडर्ड डीएनए को क्रोमोसोम के रूप में कंडेंस होता है तो हिस्टोन्स की नीड है, हिस्टोन्स के बिना नहीं हो सकता। लेकिन जो प्रोकैरियोट्स हैं, इन प्रोकैरियोट्स में हिस्टोन्स नहीं होते हैं, हिस्टोन्स अब्सेंट, और हिस्टोन्स अब्सेंट होंगे तो नो क्रोमोसोम फॉर्मेशन, नो क्रोमोसोम फॉर्मेशन। तो
क्रोमोसोम की फॉर्मेशन नहीं हो सकती। और जब क्रोमोसोम की फॉर्मेशन नहीं होगी तो जो जेनेटिक मटेरियल है वो साइटोप्लाज्म में ही पड़ा रहेगा, यानी कि जो डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए है ये फ्री मिलेगा आपको, फ्री इन साइटोप्लाज्म। और जब किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर उसका जेनेटिक मटेरियल बिना कंडेंस हुए साइटोप्लाज्म के अंदर फ्रीली पड़ा रहता है तो उसको हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं, तो कॉल्ड एज न्यूक्लियोइड। इसको हम जीनोफोर भी बोल सकते हैं, जीनोफोर भी इसी के लिए नाम होता है। और सिमिलरली क्रोमेटिन बॉडी भी बोल सकते हैं इसको। तो बड़ा इश्यू यही था कि हिस्टोन्स नहीं होते हैं, प्रोकैरियोट्स में हिस्टोन्स नहीं होते, और हिस्टोन्स नहीं होगा तो डीएनए फ्री रहेगा तो हम उसको न्यूक्लियोइड, जीनोफोर ऐसे नाम देंगे, क्रोमोसोम नाम नहीं दे सकते, नो क्रोमोसोम। ठीक है, कुछ प्रोकैरियोट्स में हिस्टोन की जगह पे पॉलीअमाइंस पाए जाते हैं। पॉलीअमाइंस में प्रेजेंट, पॉलीअमाइंस का मतलब अमीनो ग्रुप पर, अमीनो ग्रुप के पास प्लस चार्ज होता है, तो हिस्टोन के पास भी प्लस चार्ज होता है, लाइसिन आर्जिनिन में प्लस चार्ज होता है ना, तो पॉलीअमाइंस में प्रेजेंट, लेकिन हिस्टोन्स नहीं होती हैं और प्रॉपर क्रोमोसोम फॉर्मेशन है वो नहीं आ सकते। ठीक है, ये एक पार्ट रह जाएगा हमारे पास जेनेटिक मटेरियल को लेकर के। और ये मेन डीएनए है कि बैक्टीरिया के पास जो इसका मेन डीएनए है उसके रूप में एक न्यूक्लियोइड मिलेगा, और न्यूक्लियोइड एक सिंगल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल है जिसके पास नॉर्मली एक ही ओवरआई साइट होती है, हिस्टोन्स वगैरह होती नहीं है, क्रोमोसोम फॉर्मेशन होता नहीं है, राइट। और फिर इन चीज़ों को थोड़ा सा अपन यूकैरियोट से भी कंपेयर करके रख सकते हैं। इसके अलावा इसमें और भी जेनेटिक मटेरियल पाए जा सकते हैं, जरूरी नहीं कि वो मिलेंगे ही, हो भी सकते हैं और नहीं भी हो। तो मेन जेनेटिक मटेरियल जो कि जीनोफोर है, न्यूक्लियोइड है, उसके अलावा भी कुछ और सर्कुलर मॉलिक्यूल इसमें मिल सकते हैं, इनको हम बोलते हैं प्लाज्मिड। तो वो क्रोमोसोम से अलावा होते हैं, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल हैं, उनके फंक्शन भी अलग होते हैं, उनका रेप्लिकेशन भी अलग होता है, उनके फीचर्स भी अलग होते हैं, उनके यूजेज यूटिलिटी सब अलग हैं। तो एक पार्ट छोटा सा इसमें ये भी रहेगा कि हम प्लाज्मिड्स को कवर करें, प्लाज्मिड्स के टाइप क्या हैं उनको लें, प्लाज्मिड्स के कोई बायोटेक वगैरह में या अपने सब्जेक्ट में कहीं रोल है तो उनको भी हम डिस्कस करें।